नमस्कार, अभिवादन। मैं दुर्गेंद्र चौहान। 5 राज्यों के चुनाव का जो भीषण रण है उसका पहला चरण, या यूँ कहें कि पहले चरण का मतदान 7 तारीख को 7 नवंबर को प्रातःकाल से सायंकाल तक होगा और ये पहला चरण छत्तीसगढ़ में होने जा रहा है। उसके बाद बाकी जो 4 राज्य हैं और छत्तीसगढ़ का दूसरा चरण, ये सब 17 और 25 और आगे के चरणों में निपट जाएंगे। मतलब एक ही चरण में चुनाव ज़्यादातर हर जगह है, लेकिन छत्तीसगढ़ में चूँकि छत्तीसगढ़ नक्सल प्रभावित एरिया है, इसलिए वहाँ 2 चरणों में चुनाव, 7 तारीख को और 17 तारीख को। आज 6 तारीख को चुनाव से ठीक पहले नक्सलवादियों ने बस्तर इलाके में, पंजाखुर इलाका है बस्तर का, वहाँ पर आईडी विस्फोट करके 2 मतदान कर्मियों और 2 सीआरपीएफ के जवानों को घायल कर दिया। ये बाल बाल बच गए, वरना इनकी जान चली जाती। यहाँ नक्सलियों ने बैनर लगा रखा था कि यहाँ चुनाव नहीं होने देंगे। इसके बाद भी बड़े पैमाने पर हजारों की संख्या में सुरक्षा बल, सीआरपीएफ, आरपीएफ, सीआईएसएफ, बीएसएफ और राज्य के पुलिस के जवान, 20 सीटों पर 7 तारीख को चुनाव है और 7 तारीख के इस मतदान के लिए हजारों की संख्या में सुरक्षा बल हैं। लेकिन नक्सलियों ने एक तरीके से डराने धमकाने की कोशिश जरूर की है। ठीक चुनाव से ऐन वक्त पर, एक दिन पहले, मतदान शुरू होने से कुछ घंटे पहले ये घटना करके नक्सलियों ने दहशत फैलाने की कोशिश की, शासन सत्ता और सिस्टम को संकेत और संदेश देने की कोशिश की। लेकिन पुलिस की सुरक्षा और जो सुरक्षा बल हैं उनकी सूझबूझ से ये बहुत बड़ी घटना अपने आप में टल गई। एक आंकड़ा मेरे पास है कि तकरीबन 36 मतदान केंद्र हैं ऐसे बस्तर इलाके में। ये पूरा जो चुनाव है 7 तारीख का, वो बस्तर का इलाका है। 7 तारीख यानी कल सुबह से जो चुनाव होगा, मतदान होगा, वो 20 विधानसभा सीटों पर हो रहा है छत्तीसगढ़ की। और वहाँ जो बस्तर का इलाका है उसमें 36 पोलिंग सेंटर ऐसे हैं जहाँ 20 वर्षों के बाद, गौर से सुनिएगा, जहाँ 20 वर्षों के बाद पोलिंग सेंटर लग रहे हैं। यानी इन इलाकों के लोग 20 वर्षों से वोट डालने नहीं आ पा रहे थे। यानी इन इलाकों में पोलिंग सेंटर तो बनते रहे होंगे, लेकिन नक्सलियों के डर के कारण लोग यहाँ वोट डालने नहीं आते थे। पहली बार 20 वर्षों के बाद ये मुख्य धारा में शामिल होंगे और जो एक तरीके से इलेक्शन का की जो यज्ञ है उसमें आहुतियाँ डालेंगी। ये अपने आप में बड़ी महत्वपूर्ण बात है। के न्यूज़ की टीमें सुबह से लगातार वहाँ लगी रहेंगी। बहुत इसमें तमाम वीआईपी इलाके हैं। कवासी लखमा जो मंत्री थे उनका इलाका है और कई आदिवासियों का इलाका। तो पूरा इलाका जहाँ है वो आदिवासी बहुल इलाका है। अगर पूर्व का गुणागणित देखें तो कांग्रेस पार्टी इन आदिवासी इलाकों में भारी पड़ी थी बीजेपी पर पिछली बार भी, और इस बार भी कांग्रेस और बीजेपी अपने अपने दावे कर रही है आदिवासी इलाकों में कि उसकी स्थिति मजबूत है। कल वहाँ का मतदाता ये तय कर देगा किसकी स्थिति मजबूत, किसकी कमज़ोर। लेकिन जो सर्वे आए हैं उसके मुताबिक बहुत मजबूत स्थिति वहाँ कांग्रेस की दिख रही है। लेकिन कुल मिलाकर महत्वपूर्ण ये है कि वोट पड़ें और जो लोग हैं वो डर, भय, नक्सलियों के चेतावनी, ऐलान, जो उनका एक तरीके से मतदान न करने का जो वो फरमान जारी करते हैं, उससे निकल कर वोट लोग डालेंगे। ये बड़ा महत्वपूर्ण होगा और हम वहाँ के लोगों से अपील करते हैं कि न्यूज़ के इस मंच से कि वो भय मुक्त होकर चुनाव में हिस्सा लें और अपने पसंद की सरकार को चुनें। एक नज़रिया, एक तस्वीर जो हमने आपको ये बताई। दूसरी तस्वीर भी छत्तीसगढ़ से है। चुनाव से ठीक 2 दिन 3 दिन पहले प्रधानमंत्री वहाँ गए और महादेव ऐप घोटाले के मसले पर उन्होंने भूपेश बघेल को भ्रष्टाचारी करार दिया, उन पर हमले किए। फिर ईडी ने ताबड़तोड़ छापेमारी 3-4 दिन पूर्व की, एक व्यक्ति को पकड़ा और वो व्यक्ति अपने आप में, उसका नाम है उत्तम दास, नाम है उस व्यक्ति का, और वो वास्तव में वो व्यक्ति
महादेव ऐप के संचालकों शुभम सोनी और तमाम लोगों से मिला जुला व्यक्ति है। कुछ 5-6 करोड़ रुपया बरामद भी हुआ उसके कब्जे से, और ये हुआ कि नहीं 508 करोड़ रुपया। ईडी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, एक प्रेस नोट जारी किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस ने एक प्रेस नोट जारी करके ये कहा कि भूपेश बघेल जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं वो शामिल हैं। भूपेश बघेल ने इस पर जवाबी हमला किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी ही ईडी है, ईडी ही बीजेपी है। इसके बीच जो महादेव ऐप है, बेटिंग ऐप है, सट्टा लगाने वाला ऐप है, इसको लेकर सियासत गर्म है। तो यूं कहें कि सट्टे की सियासत छत्तीसगढ़ में है या सियासत का सट्टा है, ये पता नहीं। लेकिन ऐन वक्त पर भारतीय जनता पार्टी ने इस मुद्दे को, जो कुछ हो जांच में जो कुछ आए, भूपेश बघेल ने पैसे लिए कि नहीं लिए ये बघेल जाने, एजेंसियां जाने, लेकिन बीजेपी के हाथ एक बड़ा मुद्दा लगा और इस मुद्दे को बीजेपी भुनाने के लिए पूरी कोशिश में है। और कांग्रेस पार्टी काउंटर कर रही है। कांग्रेस पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और कहा कि भाई जो बीजेपी और ईडी के चेहरे अलग अलग नहीं हैं, वो एक ही हैं और मुख्यमंत्री को बदनाम कर रहे हैं। एक तस्वीर यह है और दूसरी तस्वीर पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश से आई है, जहां 17 नवंबर को चुनाव होना है, मतदान होना है एक ही चरण में। वहां केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर चुनाव लड़ रहे हैं विधानसभा का। उनके बेटे देवेंद्र प्रताप सिंह तोमर और 2-3 लोग, जो कोई वो भी कोई दुबई का मसला है, कोई बाहर का मसला है, और उसमें भी वो 17-18 करोड़ रुपए अकाउंट में आ जाने की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि वो ठिकाने से 5-5, 6-6 करोड़ रुपया विभिन्न अकाउंट के जरिए आप तक पहुंच जाएगा। एक 100 करोड़ के कोई त्यागी महोदय हैं, उनकी बात हो रही है कि त्यागी जी कोई 100 करोड़ का क्लाइंट ला रहे हैं। देवेंद्र प्रताप सिंह तोमर कह रहे हैं कि भाई ये सब फर्जी है कि कुछ आ भी रहा है। उन्होंने कहा नहीं भैया, माल आ रहा है, चिंता मत करो। 18 करोड़ तो क्रेडिट हो चुका है, 21 करोड़ 2 दिन में आ जाएगा। 100 करोड़ की अभी हम बात नहीं करते, लेकिन बात हुई है त्यागी नाम के व्यक्ति के। इस तरीके का एक वीडियो, कथित तौर पर एक वीडियो वायरल हो रहा है। वो बताया जा रहा है कि देवेंद्र प्रताप सिंह तोमर, नरेंद्र सिंह तोमर के बेटे, वो खुद को ग्वालियर में बताते हैं और चुनाव में ये पैसा लगना है। चुनाव में कौन कौन पैसा दे रहा है, कहाँ कहाँ से विदेशों से पैसा आ रहा है, दुबई से आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, इस तरीके की चीज़ें हुई। कांग्रेस पार्टी ने तीखा हमला किया है, जैसे कि भूपेश बघेल पर बीजेपी ने वहाँ छत्तीसगढ़ में किया, कांग्रेस पार्टी ने यहाँ भी किया। और यहाँ भी सट्टेबाजों का पैसा लगने और अन्य जो जराइम पेशा लोगों का पैसा चुनाव में मंत्रियों के लिए लगने के आरोप कांग्रेस पार्टी ने लगाए हैं। तो दोनों तरफ सियासत गर्म है, मुद्दा भ्रष्टाचार है, सट्टेबाजी है। लेकिन हम आज सवाल उठाएंगे कि सट्टे पर सियासत या सियासत का सट्टा। एक वीडियो जारी हुआ छत्तीसगढ़ की, पहले बात कर लेते हैं। वीडियो जारी हुआ शुभम सोनी का, महादेव बेटिंग ऐप का संचालक है, और इसने बहुत सारी बातें कहीं, भूपेश बघेल पलट जाते हैं, ये कर देते हैं, वो कर देते हैं, बहुत सारी बातें उसने की हैं। अब ये वीडियो ठीक मतदान से ठीक पहले, एक दिन पहले, यानी आज ये वीडियो सामने आया है। कांग्रेस पार्टी सवाल उठा रही है टाइमिंग को लेकर कि बीजेपी ऐसा कर सकती है, ऐसा खेल कर सकती है, लेकिन यह व्यक्ति भूपेश बघेल का नाम ले रहा है, उनके बेटे बिट्टू का नाम ले रहा है, किसी वर्मा जी का नाम ले रहा है, वो विनोद वर्मा जो सहायक सलाहकार हो सकते हैं, ऐसा भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं। एक वहाँ के प्रशांत कुमार हैं, एसपी हैं, प्रशांत अग्रवाल, और रायपुर के एसपी हैं, उन्होंने बात कराई इस कथित जो सट्टेबाज के लोगों से भूपेश बघेल की, उनका नाम इसमें आया है। तो सारे लोग एक तरीके से इसमें शुभम सोनी के बयान के बाद घिरते नजर आए हैं और बीजेपी को मौका मिला है। हालांकि कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कई सभाओं में यह कहा है कि बीजेपी वाले तो महादेव को भी नहीं छोड़ते, लेकिन महादेव के संचालक शुभम सोनी को सुनिए, उनके आरोपों को सुनिए। अच्छा सेट, सब कुछ ओके चलने लगा, जैसा सीएम साहब बोले थे सब बढ़िया हो गया। उसके बाद मुझे यहाँ 2 लोग मिले जो भी मेरे भिलाई के ही थे, सौरभ और रवि। तो वो लोग से मैं मिला, उनका यहाँ कंस्ट्रक्शन का काम था, तो मैंने सोचा मैं भी काम चालू कर लेता हूँ, यहाँ अच्छा काम है ये चीज़। तो मैं उन्हें अपना पर्सनल एडवाइज़र रख लिया ये काम पे, कंस्ट्रक्शन के काम पे। अब इसके बाद हुआ ये कि फेमस ये लोग होने लगे महादेव बुक के नाम से। मैंने बुक खड़ा किया, मैंने बुक चालू किया,
फेमस ये लोग हो रहे हैं। मैंने जीरो से चालू करके पूरा आसमान तक पहुंचाया है इस बुक को, और फेमस ये लोग हो रहे हैं। बताओ, ऐसा थोड़ी होता है। ठीक है, उनको आशीर्वाद नहीं था सीएम साहब का, इसलिए उनको वो फेमस हो गए। ये गलत बात है ना। इस चीज का बुरा लगता है बहुत ज्यादा, और ऐसा मेरे साथ हुआ है। जब उन्होंने मुझे दुबई भेजा कि वहां जाके अपना काम सेटल करो, लोगों से मिलो, तो मैं गया, मिला भी, और मेरा काम भी बहुत अच्छा सेट हो गया। उसके बाद हुआ ये कि कुछ दिन तक तो अच्छा चला, उसके बाद फिर प्रॉब्लम आने लगा मेरे काम पे। हमारे लोग अंदर होने लगे और छूट ही नहीं रहे वो लोग। मैं फ़ोन पे फ़ोन लगाया जाता हूँ, परेशान हो रहा हूँ। तो वापस मैंने वर्मा जी को फ़ोन लगाया, तो बोले कि चलो ठीक है, आप भिलाई आ जाओ, आपका मीटिंग कराते वापस से। अब मैं डर से पहुँच गया भिलाई कि लोग बाहर आ जाएंगे करके। तो वर्मा जी से मैं मिलने गया। वर्मा जी और गिरीश तिवारी मुझे मिले रायपुर एयरपोर्ट रोड पे। वो फिर लेके गए वर्मा जी तो वहीं उतर गए, फिर गिरीश तिवारी मुझे लेके गए। हमारे उस समय के एसपी हैं प्रशांत अग्रवाल जी, उनसे जाके मेरा मीटिंग कराया। अब मैं उनको अपना प्रॉब्लम पूरा शेयर किया, तब वो फ़ोन घुमाया। उसके बाद वो बात किए, लाउड स्पीकर में ही था फ़ोन, तो सीधा सीधा आवाज़ तो समझ आ ही रहा था, हमारे बघेल जी का ही आवाज़ था वो। तो पूरा प्रॉब्लम बताने के बाद उन्होंने वहाँ से ये बोला कि कैसे रे सोनी, तेरे को मैं वहाँ भेजा था दुबई काम सेट करने के लिए, तू तो मालिक बन के बैठ गया है, शेख बन गया क्या वहाँ का। अब मैं कुछ बोल ही नहीं पाया, एकदम मुंह उदास सा हो गया। तो मैंने यही बोला कि सर हम तो छोटे आदमी हैं, आप बताओ क्या करना है, जैसा बोलोगे हम वैसा करेंगे। तो बस वो यही बोले कि ठीक है, आप प्रशांत जी से बात कर लो, वो आपको बता देंगे क्या कैसे करना है। मैं बोला ठीक है सर। उसके बाद हम चल गए वहाँ से। उसके बाद प्रशांत अग्रवाल जी से तो डील हो गया था कि क्या कैसे देना है, और वो सब तो मैंने अपने रिटर्न स्टेटमेंट में भी बता दिया है। उसमें लिखा भी हुआ है सब कुछ रिटर्न स्टेटमेंट में, क्या मैंने किसको दिया है, कैसे दिया है, किसके सोर्स से दिया है, हर कुछ लिखा हुआ है। सारी परते दर परते शुभम सोनी खोल रहा है। बहुत सारे लोग यहाँ तक कि आईपीएस अधिकारी प्रशांत अग्रवाल, जो रायपुर के तत्कालीन पुलिस अधीक्षक, उनका भी नाम वो ले रहा है। कह रहा मुख्यमंत्री से उन्होंने बात कराई, मुख्यमंत्री का भी हवाला दे रहा है। अभी अचानक टाइमिंग को लेकर भी कांग्रेस पार्टी बहुत सारे सवाल उठा रही है। बहुत सारी स्थितियाँ परिस्थितियाँ इसमें नज़र आ रही हैं। अगर देखा जाए तो वास्तव में क्या स्थिति है तो जांच के बाद ही पता चलेगा। लेकिन ईडी इस बात को बहुत पुख्ता तौर पर करे कि भूपेश बघेल ने पैसे लिए हैं, और ईडी ने बाकायदे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, और भूपेश बघेल काफ़ी इसको लेकर बड़ा नाराज भी हुए। इसके जो पूरे घटनाक्रम पर बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी सभाओं में और ऐसे भी बहुत सारी उन्होंने आरोप प्रत्यारोप लगाए भूपेश बघेल और उनकी सरकार को कटघरे में खड़ा किया। नड्डा को सुनिए। ये भ्रष्टाचारी सरकार, इसको रहने देना है क्या? रहने देना है क्या? और अब तो इन्होंने सत्ता पाने के लिए सत्ता में भी घोटाला किया है, सट्टेबाजी भी की है। सत्ता में आने के लिए सट्टेबाजी का घोटाला। कितने का घोटाला है? 6,000 करोड़ रुपए का घोटाला। और एक आदमी है असीम दास, उसने बयान दिया है कि मैंने छत्तीसगढ़ के चुनाव के लिए भूपेश बघेल को 508 करोड़ रुपए दिए। ये भ्रष्टाचारी लोग आपकी सेवा करेंगे क्या? आपकी सेवा करेंगे क्या? इनको जाना है कि नहीं जाना है? और एक बात और बताओ, ये धोखे की सरकार है कि नहीं है? नड्डा जी जनता से सवाल पूछ रहे हैं। दरअसल मसला असीम दास को लेकर है। 3-4 दिन पहले असीम दास की गिरफ्तारी ईडी ने की, और उसी के हवाले से 508 करोड़ रुपया, शुभम का वीडियो, उसको भी कहा गया कि तुम भी एक वीडियो जारी करो, अंदर की खबर ये है, नहीं तो तुम्हारी भी मिट्टी पलीद हो जाएगी। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ होता है तभी बवाल मचता है। एकदम हम कोई सर्टिफिकेट बांटने के लिए बैठे नहीं कि भाई कोई व्यक्ति, कोई सरकार को क्लीन चिट तो जांच के बाद ही होती है, जनता देती है। लेकिन नड्डा साहब बार बार जनता से कह रहे हैं कि भ्रष्टाचारी सरकार जानी चाहिए कि नहीं जानी चाहिए। 2-4 आवाज़ें आ रही हैं।
मुझे लगता है कि इससे बड़ा सैंपल और क्या हो सकता है छत्तीसगढ़ में। बीजेपी इन मुद्दों को ऐन वक्त पर लेकर आई, भुना नहीं पाई। अगर ये मुद्दे शुरुआत से या 2-4-5 महीने पहले से इस तरह की चीज़ें वो एक तरीके से परसेप्शन बनाती, सरकार को भ्रष्टाचार पर घेरती, तो मुझे लगता है ज़्यादा फायदा बीजेपी को होने वाला था। देवेंद्र सिंह तोमर वाली बातचीत सुनिए और फिर सुप्रिया श्रीनेत्र का काउंटर अटैक। लेकिन उसी बीच में ये लखनऊ वाला त्यागी जी का बंदा आ गया है 100 CR वाला। लेकिन ये नेक्स्ट वीक हम 18 मूव कर सकते हैं। ठीक है, कर लो, फाइनलाइज हो जाए तो बता देना, फिर अब उसको मूव कर देंगे। वो डन है। ट्यूसडे आप अकाउंट नंबर रेडी रखो, बस रेडी है वो तो। आप तो बताओ उसका। ठीक है जी, ठीक है। नहीं, मैं अभी आपको एक तो करूंगा कल फोन, जब आप पहुंच जाओगे वो आएगा आपको हरप्रीत गिल मिलने। ठीक है। और जैसे ही ये आपका DHL का रिलीज हो जाए मुझे बता दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे उसको पेमेंट करके रखी हुई है सारी कस्टम वस्टम की, तो मुझे बता दीजिएगा कि रिलीज हो गया। ठीक है। ठीक है भैया, चलिए ट्यूसडे भगवान ने सब अच्छा रहा तो ट्यूसडे इसको मूव कर देंगे। अच्छा, अभी ग्वालियर में हो या वापस नहीं आए रहे हो? ग्वालियर। अच्छा जी। अच्छा, उसका भैया अपने बैंक वाले का उसका कॉन्फर्मेशन आ गया था, बोला है फ्राइडे तक जी आपका ये सारा 18 CR टोटल जमा हो जाएगा 4 अकाउंट्स में। ठीक है। तो उसके बाद मुझे चाहिए एक अकाउंट जहाँ पे आपको या रोहित भैया को किसी को भी भेजना है, वो वाला जी। ठीक है। तो वो बोले कि नेक्स्ट वीक, जैसे मैंने आपको टेक्स्ट किया था कि मंडे या ट्यूसडे वो इस 4 अकाउंट में से चारों ट्रांजैक्शन बना के 4-4 की 5-5 की, तो 18 वाला टोटल उस अकाउंट में डाल देंगे जहां हमें चाहिए। ठीक है। दूसरा, उस बंदे ने बोला कि जी 21 जो है मेरे पास अवेलेबल है 23rd या 24th को। ओके। तो वो बोले जी कि हम आपको देंगे, आप अपने में जमा कीजिए, उसके बाद आगे सेंड कीजिए जहां भी करना है, क्योंकि मैंने किसी का नाम नहीं बताया हुआ किसको जाता है। ठीक है। इनकी जो है ना जी, ये ट्रेडिंग फर्म है और ये माइनिंग है इनकी राजस्थान में। ये एक वीडियो है और ये जबरदस्त वायरल हो रहा है, और इसमें केंद्रीय मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी के बेटे देवेंद्र तोमर जी बड़ी पैसे की लेन देन करते हुए प्रतीत हो रहे हैं। हम इस वीडियो की सच्चाई की, सत्यता की न पुष्टि करते हैं न खंडन करते हैं, वो काम जांच एजेंसियों का है। लेकिन कुछ भी कहने से पहले 2 बातें जरूर कहूंगी। कितनी विडंबना है कि आज भारतीय जनता पार्टी ने एक गाना रिलीज किया है मध्य प्रदेश के लिए। वो गाना वॉशिंग पाउडर निरमा की तर्ज पर लगाया गया है, और सच को कितना भी छुपाओ ऐसे ही सच उभर जाता है कि वही वॉशिंग पाउडर है जिससे नरेंद्र सिंह तोमर, जिससे शिवराज सिंह चौहान, जिससे हेमंत बिस्व शर्मा, नारायण राणे, शुभेंदु अधिकारी, येदुरप्पा, रेड्डी ब्रदर्स, एक लंबी फहरिस्त है। ये सब उस निरमा पाउडर से नहाते हैं, अपने दाग धब्बे धोते हैं और भाजपा का हाथ थाम लेते हैं, या भाजपा में होने के नाते इनके खिलाफ कोई जांच नहीं होगी। तो कितनी बड़ी विडंबना है कि जब आप आज इतना बड़ा खुलासा हो रहा है, तो निरमा वॉशिंग पाउडर पर एक ऐड बनाया है। 50% कमीशन की शिवराज सिंह जी की सरकार की सच्चाई स्वतः निकल। हम भी दोनों वीडियो की पुष्टि नहीं करते, जांच एजेंसियां इन वीडियो की पुष्टि करेंगे, जो हकीकत होगी वो चीज़ें सामने आएंगी और आनी भी चाहिए। लेकिन चुनाव के दरमियान इस तरह के वीडियो और इस तरीके के लेन देन के प्रकरण, आरोप, सियासत, सत्ता के लिए सट्टे वाली सियासत, सट्टाबाजी, घोटाला, भ्रष्टाचार को बार बार बीजेपी और कांग्रेस दोनों प्रमुख मुद्दे के रूप में इस्तेमाल कर रही है। हालांकि ये वोटों में कितना रिफ्लेक्ट करता है दोनों के लिए, ये बहुत कहना मुश्किल है। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ गए हैं और साथ ही हमारे साथ छत्तीसगढ़ से हमारे विशेष सहयोगी आदित्य लाउत्रे जुड़े हैं। लाउत्रे इस पूरे ऐप के बारे में कुछ थोड़ी सी जानकारी देंगे, उसके बाद फिर बाकी लोगों के पास हम जाएंगे।
बाकी मेहमानों का परिचय कराएं। आशीष यादव कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं, छत्तीसगढ़ से हमारे साथ जुड़े हैं। आशीष जी स्वागत। गौरीशंकर श्रीवास वरिष्ठ नेता बीजेपी के और प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हैं। श्रीवास जी बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। वरिष्ठ पत्रकार संपादक रिजवान अहमद सिद्दीकी साहब हमारे साथ भोपाल से जुड़े हैं, मध्य प्रदेश की राजधानी। सिद्दीकी साहब बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद। और इस देश के जाने माने राजनीतिक विश्लेषक, राजनीतिक पत्रकार, वरिष्ठ पत्रकार आलोक भदौरिया जी हमारे साथ दिल्ली से जुड़े हैं। भदौरिया जी आपका भी स्वागत। सभी मेहमानों को बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद। छत्तीसगढ़ से बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार राजीव मिश्रा जी हमारे साथ जुड़े हैं। मिश्रा जी आपका भी बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। सभी मेहमानों का बहुत धन्यवाद। पुनः आदित्य से शुरुआत करेंगे, चूँकि इसके बाद फिर बाकी मेहमानों को लेंगे। आदित्य, इस जो महादेव ऐप का मसला है, पूरा सट्टेबाजी को लेकर, सट्टेबाजी का घोटाले को लेकर आपके पास क्या पुख्ता जानकारी और क्या मसला है? ये पॉलिटिकल मुद्दा है या भ्रष्टाचार का मुद्दा है या वास्तव में सट्टेबाजी में घोटालेबाजी हुई है क्या? आदित्य देखिए दुर्गेश जी, ऐसा है कि ये जो वीडियो अभी वायरल हुआ है वो शुभम सोनी का बताया जा रहा है, जो खुर्सीपार जोन 3 का रहने वाला है। और ये बताया जा रहा है कि ये वहां से दुबई से संचालित करता था और ये अभी अपने आप को खतरा में बताया जा रहा है। और देखा जाए तो लगातार भिलाई से 2,500 लोग 2021 में दुबई जाके सेट हो चुके हैं। सितंबर से ये 2020 से चालू हुआ था महादेव सट्टा ऐप, उसके बाद से 2,500 लोग दुबई में सेट हो गए। फिर भिलाई दुर्ग के लोग तो 2,500 से ज्यादा, बहुत बड़ी आबादी, बहुत बड़ी तादाद है ये। हमारे यहाँ पे जब एसपी मौजूद थे अभिषेक पल्लव जी, तो उन्होंने 40 ब्रांच पकड़े थे, जिसमें से 15 करोड़ उन्होंने सीज किया था। 150 करोड़ का ट्रांजेक्शन पकड़ा था अभिषेक पल्लव जी, डॉक्टर अभिषेक पल्लव जी, जो यहाँ के IPS रह चुके हैं जी। 1 साल के अंदर उन्होंने इतनी कार्रवाई की थी। 450 लोगों को कम से कम गिरफ्तार किया गया था, 60 से 70 FIR हुए थे और बहुत सारे ब्रांच को ध्वस्त किया गया था उनके द्वारा। ये में कार्रवाई की गई थी एसपी अभिषेक पल्लव के द्वारा। आदित्य, इसमें कहीं ना कहीं सत्या प्रतिष्ठान की बात आ रही। बीजेपी भूपेश बघेल को इसमें लिप्त मान रही है। ईडी ने भी एक प्रेस नोट जारी करके कहा कि भाई उनको पैसा गया है, इसकी जानकारी असीम दास ने दी है। वास्तव में सत्ता प्रतिष्ठान क्या इसमें इन्वॉल्व था? इस वजह से ये काफ़ी फला फूला कारोबार, और जो तादाद आप बता रहे हैं कि 2 शहरों से 2,500 लोग दुबई में सेट हो गए, क्या मोडस ऑपरेंडी थी? क्या मसला है? ये राजनीतिक मसला है या भ्रष्टाचार का मसला है? वास्तव में ये सब चीज़ें हुई हैं जिनकी बात बीजेपी कर रही, आरोप लगा रही है। आरोप तो लगते रहते हैं दुर्गे जी, ये बातें मैं नहीं कह सकता एकदम। सत्य के आधार पे ये है कि असीम दास उर्फ बप्पा के घर से जो 5 करोड़ रुपए बरामद किया गया था अभी, वो ईडी ने जब्त किया। जब्त करने के बाद असीम दास उर्फ बप्पा के साथ एक CG में पदस्थ है भीम सिंह यादव, कांस्टेबल है जो यहाँ के जी, उनका भी नाम सामने आया। वो दोनों ने मिलकर किया था। उसके बाद हमारे यहाँ के वर्तमान जो एसपी दुर्ग के हैं राम गोपाल गर्ग जी, उन्होंने कांस्टेबल को भीम सिंह यादव जी को सस्पेंड कर दिया गया है और अभी वो न्यायिक हिरासत पे हैं। नहीं मतलब ये आप कुछ बोलने की स्थिति में नहीं, क्या बड़े खतरनाक लोग हैं क्या? क्योंकि आप जैसा दमदार पत्रकार कुछ बोल ही नहीं रहे इसमें। मैं बार बार आपको घेर कर ला रहा हूँ आदित्य, और आप कुछ बताने को तैयार नहीं है। चुनाव की वजह से नहीं बताने को तैयार हैं। राजनीतिक दलों से तो पत्रकार डरता नहीं, और गुंडों लफंगों से भी डरता नहीं मुझे लगता है। हाँ, जान प्यारी सबको होती, लेकिन इतनी भी प्यारी नहीं होती भाई। डर किसी भी प्रकार का नहीं है दुर्गे जी, लेकिन अब अभी वीडियो वायरल हुआ है। अब उससे क्या हम जब तक जांच और पुष्टि नहीं, हम लोग कथित कह रहे हैं, उसको कथित वीडियो कह रहे हैं ना, आप पुष्टि कर रहे हैं ना, के न्यूज पुष्टि करता है ना बाकी लोग। लेकिन कहीं ना कहीं कल मतदान है, लगभग 20 विधानसभा सीटों में कल मतदान है। नक्सलवादी इलाके वाला पूरा इलाका है बस्तर, वहाँ का।
उससे ठीक पहले इस तरह की चीजें आती हैं, एक परसेप्शन बनता है या भ्रष्टाचार हुआ है, यह परसेप्शन बनाया जा रहा है। इसी तरीके का एक वीडियो मध्य प्रदेश में आता है देवेंद्र सिंह तोमर का, वो भी कथित तौर पर है, भी उसकी भी कोई पुष्टि नहीं है। इसकी तो ईडी ने जांच वाँच करके बाकायदे प्रश्न नोट जारी कर दिया, और ईडी मध्य प्रदेश से तो अपनी पीठ करे हुए बैठी है, उधर मुंह ही नहीं घुमा रही वो। अभी तक नाम चल रहे थे सौरभ चंद्राकर, रवि उत्पल, राज गुप्ता, जिन्होंने भिलाई से संचालित किया था। ये भिलाई के रहने वाले हैं। ये जो राज गुप्ता है वो कपड़े के व्यवसायी थे। यहाँ भिलाई से ही जितने सरगना है सब भिलाई से ही गए हुए हैं। अच्छा। सौरभ चंद्राकर ये भी भिलाई का है, रवि उत्पल ये भी भिलाई का है, राज गुप्ता दुबई में ये भी भिलाई का है, और अभी जो वीडियो वायरल हुआ है शुभम सोनी ये भी भिलाई के रहने वाले हैं। कुर्ती पार्क जोन 3 इनका निवास स्थान बताया जा रहा है। अरे भिलाई जाम ताड़ा हो गया क्या? मतलब जाम ताड़ा हो गया भिलाई की, मतलब सारे लोग भिलाई के। आदित्य बाबू जी 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 जी। चलिए मैं आलोक भदौरिया, मैं आपको रुक रहा हूँ, सीधे रुक करेंगे वरिष्ठ पत्रकार राजनीतिक विश्लेषक आलोक भदौरिया जी का। भदौरिया जी आपके पास आ रहा हूँ। मतदान है कल छत्तीसगढ़ में, पहला चरण इस पूरे 5 राज्यों के जो महारण है, बड़ा भीषण जो चल रहा है, उसमें पहले चरण का मतदान है, और उन इलाकों में है जो बस्तर का इलाका है, नक्सल प्रभावित इलाका। एक घटना भी आज थोड़ी देर पहले हुई है शाम को, वहाँ आईडी विस्फोट किया गया, 2 मतदान कर्मी घायल हुए। इस तरह की स्थितियों के बीच चुनाव हो रहा है, और करीब 36 ऐसे मतदान केंद्र हैं जहाँ 20 साल बाद लोग वोट डालेंगे। एक ऐसी ये स्थिति है। दूसरी परिस्थिति ये है कि महादेव ऐप घोटाले का मसला जो है वो छत्तीसगढ़ में पॉलिटिकल मुद्दा बना है, और देवेंद्र सिंह तोमर जो नरेंद्र सिंह तोमर के बेटे हैं वो किसी से लेन देन की बात कर रहे हैं, उस पर कांग्रेस में यहाँ मध्य प्रदेश में हमलावर है। भ्रष्टाचार दोनों तरफ से जो दोनों दल हैं भ्रष्टाचार को केंद्र बिंदु में रखकर मुझे लगता है चुनाव लड़ रहे हैं। क्या आप कहना चाहेंगे आलोक जी? अनम्यूट करिए आलोक जी। भ्रष्टाचार एक अच्छा चुनावी जुमला है, अच्छा चुनावी भाषण है, इसमें तालियां खूब बजती हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन इसके नतीजे क्या आते हैं ये इसका हमको पता नहीं चल पाता है। अब अगर हम बहुत ज्यादा पुराने मामलों में, मैं नहीं जानना चाहता हूं कि पनामा लीक पेपर में क्या हुआ, या जो बाकी जो रिपोर्ट्स आई हैं उनमें क्या हुआ, स्विस बैंकों से जो लोगों के नाम आ गए हैं उनका क्या किया, क्या हुआ, शेल कंपनीज कितनी थी, कितनी मॉरिशस से आई, कितनी एक कॉर्पोरेट में पैसा लगाती चली गई, उसके बाद फिर वो अपनी दुकान बंद करके चली गई, इन सब में भी मैं नहीं जाना चाहूंगा। लेकिन एक अच्छा जुमला है भ्रष्टाचार का। सवाल यह है कि क्या जुमला अब चलेगा, ये है महत्वपूर्ण प्रश्न। और जो दूसरा जो एक सवाल जो आपने जो खड़ा किया, चुनाव की आपने बातें करी ये सब, तो इसमें मुझे लगता है कि सबसे महत्वपूर्ण चीज है टाइमिंग। अब एक बार होता है ना कि काट की आंटी एक बार चढ़ती है, 2 बार चढ़ती है, यहाँ पर 2014 से लगातार चढ़ रही है। अब कितनी चढ़ेगी काट की हांडी, कितनी मजबूत होती है, सवाल तो ये है। क्योंकि अभी तक इन्होंने ये साबित कर दिया है कि जितने विपक्ष के नेता हैं बस वही भ्रष्टाचारी है, बाकी कोई नहीं है। अच्छा, अब इसको आप आगे और बढ़िए, अगर वो भ्रष्टाचारी होते हैं तो भी उनके ऊपर कोई कार्रवाई क्या होती, मुकाम पे क्यों नहीं पहुंच पाती, ईडी की सक्सेस रेट क्या है, कन्विक्शन रेट क्या है, तो ये सारी चीजें महत्वपूर्ण है। अब जहां तक आप महादेव ऐप की बात करना चाहते हैं, चुनावी जुमले समय पे लाया गया, इस ऐप के बारे में मैं क्या कहूं, और जो देवेंद्र तोमर का जो वायरल कथित जो घूम रहा है वीडियो, उसके बारे में भी मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं, क्योंकि मुझे लगता है कि देश की सारी जनता 10-20 दशक से और ज्यादा समय से ये, मैं 10-20 दशक की बात कर रहा हूँ, ये ज्यादा समय से जानती है कि चुनाव में क्या होता है, पैसे बढ़ते हैं नहीं बढ़ते हैं। ये कोई बहुत ही चौंकाने वाली चीज मेरे लिए तो कम से कम नहीं। अगर चौंकाने वाली चीज होती तो आज से 20 साल पहले या 25 साल पहले भी कभी कोई पैसा पकड़ा नहीं जाता घूमता हुआ चुनाव के दौरान, वो पकड़ा जाता है। लेकिन महत्वपूर्ण ये नहीं कि पकड़ा जाता, महत्वपूर्ण ये है कि अंततः उसका होता क्या है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और जहां तक मैं केवल इसमें एक लाइन कहना चाहूंगा, जो ईडी का जो प्रेस नोट जारी हुआ है, ईडी ने एक आदमी के बयान पर, वो आरोपी कह सकते हैं उसको, कथित आरोपी, इसके बयान पर एक अपना प्रेस नोट जारी कर दिया है। और उसमें सबसे मजे की बात है, उसमें ये टिप्पणी भी करी है कि ये बयान अभी जांच का विषय। तो सवाल है, अगर जांच का विषय है तो आप किसी पार्टी के प्रवक्ता तो है नहीं,
तो बिना जांच के, जहां पर 7 नवंबर को चुनाव होने वाला है, आप उसके 72 घंटे पहले कैसे जारी कर देते हैं प्रश्न? क्यों जारी कर देते हैं? ये चीज ज्यादा महत्वपूर्ण है। और इसीलिए मुझे लगता है कि सरकारी एजेंसियों की विश्वसनीयता मौजूदा निजाम में काफी संकट के दौर में आ गई है। और मुझे नहीं लगता कि इसका कोई बहुत ज्यादा विशेष असर हो पाएगा। दुर्गेन जी। ठीक है, मैं भारतीय जनता पार्टी के नेता गौरीशंकर जी की तरफ रुख करूंगा। गौरीशंकर जी, भूपेश बघेल ने कहा कि भाई ईडी ही बीजेपी है, बीजेपी ही ईडी है। और ईडी के प्रेस नोट में जैसा आलोक जी ने जिक्र किया कि भाई इतनी जल्दबाजी क्यों, ईडी क्यों झंडा, मुझे लगता है बीजेपी इतना झंडा आगे आगे नहीं लहरा रही है। बीजेपी के लोग जैसे उनको कहना चाहिए नेचुरल रिएक्शन दे रहे हैं, वो ईडी कुछ ज्यादा ही नेता हो रही है हमें लग रहा है इस पूरे प्रकरण में। और सारी जगह मतलब हम देख रहे हैं कि ईडी थोड़ा कुछ ज्यादा इंटरेस्ट से काम कर रही है, ऐसा विपक्ष के लोग कह रहे हैं, ऐसा तमाम राजनीतिक विश्लेषक कह रहे हैं, पत्रकार भी कह रहे हैं इस बात को। लेकिन वास्तव में ये तो कोई एक दिन में तो हुआ नहीं, बहुत लंबे समय से चल रहा है। 2020 से, जैसा कि भी आदित्य लाउत्रे बता रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो कह रहे हैं 2020 से चल रहा, 3-4 जगह के करीब 2,500-3 हजार लोग चले गए। तो ये 2020 से अब तक ईडी को दिखाई नहीं। जैसे चुनाव आ गया तो चाप दो भूपेश बघेल को। गौरीशंकर जी, बहुत अच्छी बात आपने कही है जी। और ये इतिहास गवाह है, कभी भी कोई भी चोर अपने आप को चोर नहीं कहता है, बेगुनाह कहता है। ये हमने देखा है। और आपने कहा कि ईडी इतने दिन से क्या कर रही थी। भैया यहाँ तो छत्तीसगढ़ में ये आलम है कि जहां हाथ डालो वहां कालिक निकल रहा है भ्रष्टाचार का। कभी कोयला की दलाली पकड़ी जा रही है 500 करोड़ की, कभी चावल चोरी पकड़ी जा रही है, कभी बैरियर्स उगाही का मामला सामने आ रहा है, कभी शराब घोटाला सामने आ रहा है। तो सारी चीजें तो एक्सपोज हुई। 2000 करोड़ से ऊपर का शराब नकली होलोग्राम बनाकर ओवररेट की कमीशन खोरी करने वाले लोग सिर्फ छत्तीसगढ़ नहीं, पड़ोसी राज्यों को भी हुनर सिखा कर आए हैं और उसकी बाकायदा मोटी फीस ली है आधिकारिक तौर पर। ये कारनामा अगर तब होता है जब भूपेश है तो भरोसा है। ईडी ये सारे पाप को धोते धोते और पापियों को जेल भेजने के बाद महादेव में आती है। और पत्रकार महोदय जो पॉलिटिकल एनालिसिस बैठे हुए हैं, उनकी थोड़ी जानकारी मैं दुरुस्त कर देता हूं कि जो बप्पा है असीम राय, वो रायपुर में डिटेन हुए हैं। डिटेन होने के बाद उनकी गाड़ी से, उनके घर से जब करोड़ों रुपए बरामद हुए हैं, लगभग 5 करोड़ से ऊपर की राशि, और उन्होंने जो बयान दिया है, उसके बाद जो भीम सिंह यादव जो इनका कांस्टेबल है मुख्यमंत्री गृह जिले का, जिसके 3 दुबई यात्रा के पूरे डिटेल मिले हैं, सारे अभिलेखों के बाद जब सारी चीजें प्रमाणित तौर पर सामने आई, उसके बाद ईडी ने यहां पर इस चीजों में पर्दा हटाया और उन लोगों को बेनकाब किया जो यहाँ के सत्ताधीश हैं। और अब बयान आया, मैं शुभम सोनी के बयान के आधार पर बात नहीं कर रहा हूं, बहुत सारी चीजें छत्तीसगढ़ में और भी चली है। यहाँ के जो आईपीएस हैं, अभिषेक पल्लव जी, जिनकी बात अभी पत्रकार महोदय कर रहे थे लौत्रे जी, कि उन्होंने 300-400 लोगों को गिरफ्तार किया है। आप उनका एक स्टिंग यहां पर वायरल हो रहा है एक राष्ट्रीय चैनल के द्वारा, उसको जरा देखिए एक बार आप। उसमें उन्होंने स्वीकार किया कि सारी चीजों की जानकारी मुख्यमंत्री जी को थी, सारी चीजें सत्ताधीशों के संरक्षण में हो रहा है। ये खेल ऐसा नहीं है जिसको जो दिख रहा है, ये खेल में बड़े बड़े लोग अभी और भी बेनकाब होंगे, बड़ी मछलियां भी फंसेंगी इस पे। और मुख्यमंत्री के गृह जिले से ये पाप निकल रहा है और मुख्यमंत्री को नहीं मालूम है। छोटे मोटे 2-4-10-20 गुर्गों को पकड़ के छोड़ देना उगाही करके, ये पुलिस से लेकर मंत्री से लेकर संतरी तक सबका हिस्सा इसमें बंधा हुआ था, इसीलिए खेल खेला जा रहा था। अब आप सोचिए अगर ईडी नहीं आती और असीम राय बप्पा को डिटेन नहीं करती तो क्या मामले का खुलासा होता? ठीक बात। इतनी बड़ी चीजें सामने आती क्या हमारे? और पहली जिम्मेदारी किसकी थी? राज्य सरकार की। लेकिन राज्य सरकार तो दोनों हाथ से लूटने में लगी थी। जब कोयले का मामला हमने, मैं 1 सेकंड और लूंगा आपसे, 10 सेकंड लूंगा दुर्गेन जी, कोयला में जब ये मामला सामने आया लेवी वसूलने का, तब भी राज्य सरकार अपने आप को बेगुनाह बताती थी। आज ये बात अलग है कि उनके आईपीएस के घर से 4-4 किलो सोना निकलता है। समीर बिश्नोई माइनिंग के जो सचिव हैं, आज वो जेल में है। रानू साहू आईएएस जेल में है। कई अधिकारी आबकारी के जो एमडी है वो जेल में है। हर बात में आकर अपने आप में वकील बनकर सफाई देते थे इन भ्रष्ट चोर अधिकारियों को बचाने के लिए। आज बुरी तरह फंसे हुए हैं। गौरीशंकर जी, भूपेश बघेल को ही अंदर भेज देते, किस्सा खत्म। काहे ना आपको छोटी छोटी मछलियां पकड़नी पड़ती, एक बार व्हेल मछली को अंदर कर देते आप उठा के। तो क्या राजनीति के लिए उनको छोड़ा था आपने बचा के कि राजनीति करेंगे भूपेश बघेल के सहारे चुनाव जीतेंगे? भाई आपको कोई मूर्ति चाहिए थी ना भ्रष्टाचार वाली।
कानून अपना काम करेगी, मोदी जी का नया भारत है ये, कानून अपना। अरे तो मैं उसी भारत की दुहाई दे रहा हूं ना, मैं मोदी जी से प्रार्थना कर रहा हूं, भूपेश बघेल को क्यों नहीं अंदर किया उन्होंने? कर दें, अभी कल वाले मतदान को खत्म हो जाने दें, उसके बाद परसों उठा के बंद करें उनको। जो इनका गुर्गा है सिपाही कांस्टेबल जिसको पकड़े, उसका बयान, उसका भी 7 दिन की जो कस्टडियल वो मिली है, उसके बयान में बहुत सारी चीजें और सामने आएंगी। सिर्फ भूपेश बघेल जी नहीं, और भी बड़े बड़े लोग इसमें बेनकाब होंगे जिन्होंने पूरे प्रदेश में इस प्रकार की हिस्सेदारी सुनिश्चित की है। सट्टा बाजार बना दिया, 2500 युवा गायब हो जाते हैं। राज्य सरकार की क्या नैतिक जिम्मेदारी? ठीक बात है, ठीक बात क्या है। इन्होंने जांच किया? एसआईटी बनाया भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के खिलाफ, 4 एसआईटी, लेकिन इसमें कोई एसआईटी नहीं बनाया। इस तो खुला खेल फर्रुखाबादी पूरी तरह से हर। अरे फर्रुखाबाद बहुत दूर है, आप फर्रुखाबाद के हैं क्या गौरी शंकर जी? फर्रुखाबाद बहुत दूर है, आप फर्रुखाबाद के हैं क्या? यह कहावत वहां पहुंच गई, फर्रुखाबाद वाले वहां पहुंच गए, कुछ मसला है जरूर। मैं छत्तीसगढ़ कांग्रेस के नेता आशीष यादव के पास जाता हूं। आशीष यादव, गौरी शंकर श्रीवास जी वरिष्ठ नेता है, जिम्मेदार नेता है, बातें तो हमें नहीं लगता कोई गलत कह रहे हैं। वो वही सट्टा बाजार आप बनाओगे, मुख्यमंत्री जी के बारे में साफ साफ मसले वो कह रहा। सुन लीजिए, मेरा सवाल सुन लीजिए, मैं बिल्कुल चाय पाए बिल्कुल करता नहीं हूं, ना करने की अनुमति देता हूं किसी को। आप सुनिए बहुत धैर्य से, हमें मुझको सुनिए, उसके बाद जवाब दीजिए। गौरी शंकर जी कह रहे हैं कि भाई आईपीएस जो पल्लव की बात कर रहे हैं, उन्होंने कहा मुख्यमंत्री जी को पता था। एक आईपीएस मुख्यमंत्री से बात कर रहा था, वो शुभम कह रहा है। चल क्या रहा है इस राज्य में भाई? मुख्यमंत्री जी क्यों इतना परेशान, हैरान, टेंशन में आ रहे हो? कह रहे हैं ईडी है बीजेपी, बीजेपी है ईडी। अब कुछ भी कह दो भाई फेस सेविंग के लिए, लेकिन जो तथ्य हैं, असीम दास गुप्ता जो जिनको बप्पा कह रहे हैं, वो तो बाबा निकले बिल्कुल। उत्तर से ही बात शुरू कर लेते हैं, बोलिए। असीम दास गुप्ता ही इनकी पोल खोलेगा आने वाले समय में। असीम दास कहाँ है आपकी पीढ़ी? कहाँ चली गई? हम इंतजार कर रहे हैं, 72 घंटे हो गए, पीढ़ी आपकी आई नहीं। ये फोटो झुटला के दिखाया नहीं है। इनके पूर्व मंत्री आके क्यों नहीं बोलते हैं, इनके पार्षद आके क्यों नहीं बोलते हैं कि मेरा असीम दास से कोई रिश्ता नाता नहीं है? असीम दास हाउसिंग बोर्ड के मोहल्ले में रहता है, किसी पनवाड़ी से जाके पूछ लेंगे कि किसका घर। गौरी शंकर जी आऊंगा, मैं काउंटर लूंगा, काउंटर जवाब लूंगा मैं आपसे। इनको बोलने दीजिए, आशीष यादव को जवाब दें। जी, पार्षद का घर व्यक्ति है, पनवाड़ी वाला व्यक्ति भी आपको बता देगा। इतनी छोटी सी बात है, ईडी को समझ में नहीं आ रही है। ईडी एक बात बताइए, भूपेश बघेल जी के खिलाफ प्रेस नोट जारी करती है, महादेव के खिलाफ क्यों नहीं करती है? आज तक जो फरवरी 2021-23 में शादी होती है सौरभ चंद्राकर की, और पूरी नेशनल मीडिया इसको दिखाती है। इकोनॉमिक टाइम्स छापता है कि 250 करोड़ की शादी हुई, बड़े बड़े कलाकारों को बॉलीवुड के बुलाया गया, ईडी उनको बुलाती है, तलब करती है। अब वो कहता है शुभम सोनी जो नया कैरेक्टर आया है कि मेरा असिस्टेंट था सौरभ चंद्राकर, तो अपने असिस्टेंट की शादी में 250 करोड़ कौन मालिक खर्चा करता है, ये भी जरा हमको बता दो, ये भी समझा दो कि इतना कैसे खर्चा हो गया। ये बता दो जरा कि ईडी जो है, हमने लुकआउट नोटिस जारी किया सरकार ने जून में, नवंबर तक ईडी ने क्यों नहीं पकड़ा सौरभ चंद्राकर को? शुभम सोनी का वीडियो आने के बाद शुभम सोनी अभी कहाँ है, क्यों नहीं पता कर रही ईडी? ये बताइए कि पूरे देश में जब महादेव के नाम पर 2 लोगों का नाम चल रहा है, सौरभ चंद्राकर और रवि उत्पल, वही शुभम सोनी आता है और कहता है कि मैंने 2021 में काम चालू किया। अभी पत्रकार महोदय बता रहे थे कि काम सितंबर 2020 में चालू हुआ है। वही अपने वीडियो में दोबारा कहता है। ये पत्रकारों को मत फंसाओ, हाथ जोड़ रहे हैं। व्यापमं घोटाले में कितने पत्रकारों की गर्दन कटवा दी आप लोगों ने, नेताओं ने मिलकर, कितने मर गए। एक दिल्ली का हमारा पत्रकार भी मर गया, जहर खिला के मार डाला था उसको। ये पत्रकारों को दूर रखो, आप लोग करो सट्टेबाजी। मुबारक आप सभी नेताओं को। वीडियो में वो एक बार कहता है कि 2021 में मैंने काम शुरू किया, और फिर कहता है कि 2020 में सीएम सर के बोलने पर मैं दुबई गया था। कितनी कॉन्ट्राडिक्टरी बात है ये, अपने ही बात का खंडन कर रहे हैं। अरे किसी व्यक्ति को आशीष यादव, भूपेश बघेल उतने दमखम के साथ में नहीं बोल पा रहे हैं। मैं देख रहा हूं, अभी मैं देख रहा था उनकी बाइट, वो इतना कह के कुछ जवाब नहीं दे पा रहे हैं। मतलब लग रहा है कि घेर लिया बीजेपी ने और मसला कुछ है गड़बड़। ठीक है, आप प्रवक्ता हैं, नेता हैं, आपको भी पता होगा अंदर की क्या कहानी है। एक वीडियो जारी करवा देते हैं और कह देते हैं माननीय सीएम साहब की चरित्र हरण करने की कोशिश जो ये कर रहे हैं, 5 साल से गए अपने ईडी इनकी कार्यकर्ता। अरे तो आप भी एक पकड़ कर ले आओ, कोई शुभम सोनी की जगह पवन सोनी को ले आओ, उससे जारी कराओ, हम चला देंगे, सारा मीडिया चला देंगे। भैया पवन सोनी कह रहा कि गौरी शंकर श्रीवास ने पैसा लिया, कहलवाओ। अरे बिल्कुल, क्या दिक्कत एक बात बताइए, हमारी राजनीति ऐसी झूठी राजनीति तो है नहीं कि किसी से भी कुछ भी बोलवा दो। ये बताइए, ऐसे कोई नहीं कह देता भाई साहब, ऐसे क्यों कहेगा? कल उसको आपकी राज्य की पुलिस भी नहीं छोड़ेगी ना। अगर वो दोबारा आपकी सरकार आ गई तो क्या छोड़ेंगे उसको फिर? इसलिए कोई ना कोई तथ्य तो होगा ना। सरकार दोबारा आ रही है, ये तो निश्चित है।
नहीं, अगर आ गई, मैं कोई भविष्यवक्ता नहीं हूं, और लेकिन जो कुल मिलाकर क्या भ्रष्टाचार के मुद्दे पर कांग्रेस बैकफुट पे नहीं है क्या वहां पर? इस प्रकरण के बाद क्या आपको नुकसान नहीं होगा क्या चुनाव में? कल पहला चरण है। ये बताइए, पनामा पेपर की जांच क्यों नहीं कर रही ईडी? रमन सिंह घोटाले में, रमन सिंह के घोटाले में फोड़वा कांड की जांच क्यों नहीं हो रही है? इन सब जो घोटाले, नान घोटाले की जांच क्यों नहीं हो रही है? ईडी को फुर्सत नहीं है क्या कि पुराने केसेस को सॉल्व कर ले, नए केसेस बनाने में लगी हुई है? कितने भारतीय जनता पार्टी के स्टेट है जहां पे ईडी ने कार्रवाई की, बताइए? 5,400। ठीक है, मैं रोक रहा हूं आपको। आशीष यादव, एक 10 सेकंड मैं दूंगा गौरी शंकर जी को, फिर बाकी हमारे दोनों सम्मानित वरिष्ठ पत्रकार हैं, मैं उनके पास जाऊंगा। गौरी शंकर जी, केवल 10 सेकंड आपको, बस कृपा करके मुझे रोकना ना पड़े, आप खुद ही अपनी बात पूरी कर लीजिएगा। करके उसी बात को आशीष यादव, अब जवाब देने दीजिए भाई, आप जवाब देने दीजिए गौरी शंकर जी को, बोलिए। कोशिश है, देखिए ये सच हो जाएगा, भैया, ऐसा है इन्होंने भ्रष्टाचार और कमीशनखोरी और चोरी को अपना अधिकार मान लिया है। यादव जी पूरी तैयारी से नहीं है, इनकी सरकार ने 4 SIT बनाया था नान को लेकर, उसकी रिपोर्ट को अगर ये पढ़ लेते तो आज नान घोटाले की बात नहीं कहते। तमाम प्रकार के आरोप लगा दिए, फोड़वा कांड से लेकर 4 साल 5 साल आप सरकार में थे, झीरम का सबूत जेब से निकला नहीं है, आप कार्रवाई कर लेते साहब। आपने तो कहा था आपके मुख्यमंत्री जी ने, एक मिनट शांत रहिए, चिल्लम मत कीजिए। आपके मुख्यमंत्री ने कहा था सरकार बनने का 4 SIT बन रहा है, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को जेल भेजेंगे, रमन सिंह को जेल भेजेंगे, सब मंत्रियों को जेल भेजेंगे। 4 SIT बनाया, किसको जेल भेजा, क्या कार्रवाई हुआ, क्या जांच हुआ, इसका जवाब देकर जरूर जाइएगा। ठीक है, आपकी 4 मैं लूंगा जवाब। श्रीवास जी, मैं रिजवान साहब के पास जाता हूं। रिजवान साहब, ये पूरा प्रकरण आप देख रहे हैं दोनों राज्यों का, एक देवेंद्र सिंह तोमर का रुपए का लेन देन है और एक इनका मसला है, और दोनों पॉलिटिकल, मतलब ये पैसा चुनाव में यूज हो रहा, दोनों पे यही आरोप है। तो आप देखिए कहाँ कौन मुद्दे, कौन प्रचार, कौन क्या, ये तो सब अलग गंगा बह रही है। रिजवान साहब, देखिए दुर्गेन जी, मैं मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों जगह मैंने लंबा समय दिया है पत्रकारिता में, और लेकिन अगर मैं इसकी तत्कालिक प्रतिक्रिया की बात करूं तो मुझे नहीं लगता कि अब चुनाव इतना आगे बढ़ गया है, इस तरह की चीजों का उससे बहुत असर होने वाला है। लेकिन इसकी टाइमिंग को लेकर जरूर सवाल उठेंगे और लंबे समय तक उठेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि राजनीति ही सबसे ज्यादा बदनाम होती है, राजनीति मुंडी से भी ज्यादा बदनाम होती है। जिस तरह से ये बदनामी है, लोगों के मन में क्या धारणा बन रही है राजनीति के प्रति, लोकतंत्र के प्रति, और इसके लिए जिम्मेदार सभी हैं। लेकिन क्या इस जिम्मेदारी को कोई निभाना भी चाहता है, या सिर्फ एक लक्ष्य है कि चुनाव कैसे भी जीत लेना है, और सब एक दूसरे को नीचा दिखाना चाहते हैं? मध्य प्रदेश का उदाहरण भी उसी तरह का है और छत्तीसगढ़ का उदाहरण भी इसी तरह का है। तो क्या ये टाइमिंग उचित है? हाँ, मैंने भूमिका में यही सवाल उठाया कि टाइमिंग को लेकर मैंने सवाल उठाया है जी। ऐसे ही समय में क्या इस तरह की चीजें आती हैं? और सबसे बड़ा सवाल यहाँ ये है कि क्या इसका कोई लाभ होने वाला? राजनीति में तो आम बात है कि राजनीति में सब जानते हैं कि राजनीति में, ये जानने की बात मैं नहीं कह रहा, ये धारणा है कि राजनीति में लोग पैसे कमाने ही आते हैं, राजनीति में बहुत ज्यादा फायदा है, राजनीति में अगर उस गलियारे में लाइजनिंग कर लो तो भी बहुत बड़ा फायदा है। और लेकिन इस बीच में एक चीज बहुत ज्यादा चिंता में डालने वाली है, जिस तरह से मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया गया हो, या अभी भूपेश बघेल के खिलाफ जो चीजें चल रही हैं, ये बहुत बड़ी चिंता की बात है कि एक चोर आता है, वो सारी चीजें स्वीकार कर लेता है, और फिर वो साहूकार की तरह उसको पेश किया जाने लगता है, और उसके बाद कई बार आगे चलकर वो ऐसी चीजें ठहर भी पाएंगी कि नहीं ठहर पाएंगी, ये एक बहुत चिंता की बात है। तो जांच, और वो चोर सरकारी गवाह बन जाता है अपनी गर्दन छिपाने के लिए, और नियम है कि अगर वो सरकारी गवाह बन जाएगा तो उससे भी कोई पूछताछ होगी नहीं, वो मुक्त कर दिया जाएगा चोर। मेरा यही कहना है कि इस तरह की जो चीजें हैं, इस पर इसकी भी एक समीक्षा होना बहुत जरूरी है। और देश की जो एजेंसियां हैं, जो हमारी आन बान शान है, और जो बहुत बड़े बड़े काम भी करती हैं, ऐसा नहीं है कि एजेंसियां इसी तरह से बस काम करती हैं, लेकिन ये जिस तरह से एजेंसियों को पहले किसी जमाने में CBI को तोता कहा था सुप्रीम कोर्ट ने, और फिर अभी जिस तरह की बात ED और CBI के बारे में जो चर्चाएं हैं, ये धारणा है, मैं फिर कह रहा हूँ, ये धारणा पर आधारित जो बहुत ढेर सारी चीजें, जो जनता में एक परसेप्शन बनता है
जाहिर है लोकतंत्र की मजबूत एजेंसियां हैं और इस पर जिस तरह के सवाल खड़े होते हैं इसका बहुत नुकसान होता है जी। और इसकी साख बचाने की जिम्मेदारी भी उन्हीं की है जो जिम्मेदार। ठीक है, मैं रिजवान साहब आता हूं आपके साथ। राजीव भाई को जरा ले लूं, माफी के साथ में राजीव जी, काफी वक्त हो गया मैं नहीं ले पाया। राजीव जी मैं आपके पास आ रहा हूं। क्या जैसे रिजवान साहब ने पिन पॉइंटेड कहा कि भाई एक परसेप्शन, एक घेराबंदी कि विपक्ष के नेताओं को घेरो, मनीष सिसोदिया, भूपेश बघेल की, एक चोर आता है वो तोते की तरह पड़ता है। आजकल तोता बहुत चर्चा में, राहुल गांधी कभी कोई तोता पकड़ लेते हैं, कभी कोई सीबीआई वाला तोता आ जाता है। इसमें तोता बहुत चल रहा है, तोता बहुत लोग पकड़ रहे हैं और नेता खास तौर पर। तो वो एक घेराबंदी एक तरीके से करने की बातें आ रही। क्या आज छत्तीसगढ़ में जो मतदान होगा 7 तारीख को, क्या भ्रष्टाचार जैसा मुद्दा क्या उस आदिवासी इलाके में क्या नीचे तक वो असर डालेगा? किसी को भी, किसी को फायदा किसी को नुकसान। यही कमोबेश स्थिति जब 17 तारीख को दोनों जगह, दोनों स्टेट्स में, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में चुनाव होगा, मतदान होगा, तो इसके बारे में क्या ख्याल है आपके, क्या राय है राजीव जी? मैं इस पूरे मुद्दे पर मुझे 2 लाइन की शेर एक याद आती है, यहाँ तहजीब बिकता है, यहाँ फरमान बिकते हैं, जरा दाम तो बोलो यहाँ ईमान बिकता है। मैं आपको कह दूं ये जो टाइमिंग को लेकर बात तो सही है कि चुनाव का समय है, ऐसे ही समय ये सारे मुद्दे क्यों निकल कर आते हैं। कांग्रेस और भाजपा दोनों ही एक दूसरे पर आरोप लगाती है और बहुत गंभीर आरोप लगाती है। सबसे बड़ी चीज ये है, ये जो महादेव ऐप के ये चारों नाम जो आए आपके सामने, राज गुप्ता, उत्पल और सौरभ चंद्राकर, और ये नया नाम आया गया आज सोनिका, ये सभी कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बहुत नीरज पड़ोसी हैं। 2-3 किलोमीटर के दायरे में ये सब भिलाई के निवासी हैं। एक पहला क्वेश्चन ये उठता है। दूसरी चीजें ये आती है कि क्या ये चुनाव के समय ही ये इस प्रकार के आरोप लग रहे हैं कांग्रेस पर। तीसरी बात ये है कि भारतीय जनता पार्टी 4 साल नींद की सोई हुई थी। कांग्रेस ने 5 साल राज किया और 4 साल बहुत बेबाकी से राज किया। भारतीय जनता पार्टी बहुत सुस्त नींद में थी। ये चुनाव के साल में जो है भारतीय जनता पार्टी जो है इस तरीके से अभी आक्रामक हुई है और अब देखने को ये मिल रहा है। चुनाव के महीने, साल कहाँ कह रहे हैं भाई साहब, महीने, चुनाव वाले महीने कहिए, साल वाल में तो कहाँ सब सोए रहे। सही कह रहे हैं आप, बोलिए। महादेव ऐप के लिए तो साल भर से लगी हुई है, इसमें कोई दो मत नहीं कि आदित्य जी ने कहा महादेव ऐप की जो है यहाँ 2,500 लोग, यहाँ युवा यहाँ से दुबई भेजे गए और लगभग 150-200 लोगों की गिरफ्तारी हुई। पल्लव अभिषेक साहब यहाँ पर एसपी थे, उन्होंने बहुत बड़ी कार्रवाई की। ये अलग चीज है कि राजनीतिक दांव पेच के। राजीव जी फिर कैसे सवाल बीजेपी के लोग उठा सकते हैं? वो भी पल्लव अभिषेक भी तो भूपेश बघेल सरकार के ही कर्मचारी थे। ये फिर तो सवाल उठेगा अगर कार्रवाई हुई है तो। फिर नहीं, कार्रवाई हुई है, ये उनका अपना प्रशासनिक वो तरीका था, कार्रवाई उन्होंने की। लेकिन ये जब कार्रवाई लगातार हो रही थी तो उनको यहाँ से तात्कालिक ट्रांसफर किया गया। ये एक जनमानस में बहुत चर्चा का विषय था कि जो आदमी इतनी बड़ी कार्रवाई कर रहा है, अधिकारी बेखौफ होकर, उसका यहाँ। अच्छा, एक मेरा जो मूल प्रश्न है इसमें खो गया कार्रवाई और उसमें कि क्या भ्रष्टाचार का मुद्दा चाहे बीजेपी उठा रही चाहे कांग्रेस उठा रही, क्या नीचे चुनाव में उसका परसेप्शन नीचे तक जाएगा? क्या फायदा नुकसान किसी को होता दिख रहा है क्या? नहीं, आम जनता इन सब चीजों को समझती है। इसमें कोई दो मत नहीं कि ईडी की कार्रवाई लंबे समय से चल रही है, कांग्रेस के भी लोगों पर चल रही है और भाजपा के लोगों पर चल रही है। जनमानस सबसे बड़ा चिंता का विषय यह है कि कल 20 विधानसभा में वोटिंग होनी है और शिक्षित वर्ग बहुत शांत और गंभीर है, वो अपने पत्ते नहीं खोल रही है। ये बड़ा कल देखने का विषय होगा कि कल किस तादाद में जो है वोटिंग होती है और उसका परसेंटेज क्या रहता है। ठीक है राजीव भाई, मैं भारतीय जनता पार्टी के नेता को 5 सेकंड दूंगा, एक छोटी सी टिप्पणी, उसके बाद मैं कांग्रेस के, उसके बाद फिर मैं कार्यक्रम खत्म करूंगा, पत्रकारों के पास जाऊंगा। बोलिए श्रीवास जी, 5 सेकंड में आपको एक छोटी सी टिप्पणी। अनम्यूट करिए। अभी जो राजीव जी ने कहा ना, आप लोग सोए हुए थे 4 साल, अब वो 5 साल नहीं, हम सोए नहीं हुए थे, हम सड़क पे भी थे, हम सदन में भी थे। हालत यहाँ पे ये है कि अंदर का इंसान मर चुका है और पैसों के लिए घिनौने समझौते कर चुका है। भूपेश बघेल आज मौन है, लेकिन ये सारे कुकर्मों में कौन कौन है, ये सवाल का जवाब नहीं आ रहा है। और मैं फिर कह रहा हूं, देर सवेर सारी परतें खुलेंगी। जो इनके मंत्री हैं, इनके विधायक हैं,
ये सारे लोग चुनाव में कोई फर्क पड़ेगा इसका, ये बताइए हमको आप, चुनाव में फर्क पड़ेगा कोई? ये चुनावी मुद्दा नहीं है। चुनावी मुद्दा तो अलग मायने में हम जहां पर चुनाव लड़ रहे हैं, मुद्दा ये है कि भ्रष्टाचार मुद्दा नहीं है आपके चुनाव में क्या? भ्रष्टाचार तो मुद्दा होगा। लोगों ने बेचा है, जिन लोगों ने रेती कोयला को दलाली की, गोबर तक को नहीं छोड़ा साहब। छत्तीसगढ़ तो ऐसा राज्य है कि गोबर तक की इन्होंने दलाली कर ली है। ठीक है, सरकारी जमीन में कब्जा कर लिया है। ठीक है, इसका जवाब आशीष यादव, बहुत 5 सेकेंड है बस, इससे ज्यादा नहीं। कोतवाल को डांटने वाली स्थिति में है। इन लोगों ने चुनाव के पहले जिस समय ये वीडियो लाया और ये सारे मुद्दे उठाए, ये षड्यंत्र करने में लेट हो चुके हैं। जनता 5 साल के विकास को जानती है, समझती है, और जनता उसी लिए वोट देगी। चुनाव पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी और कांग्रेस दोबारा सरकार बनाएगी। ठीक है, आदित्य 5 सेकेंड इसी विषय पर। जी, कहीं ना कहीं इसको राजनीतिक मुद्दा कहा जा सकता है, क्योंकि ये बहुत लंबे वर्षों से शांत था और अभी अभी जो उजागर हुआ है, जैसे वीडियो आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं राजनीतिक मुद्दा इसे कहा जा सकता है। ठीक है, रिजवान साहब जी, एक छोटी सी टिप्पणी। जैसा आप सवाल पूछ रहे हैं कि इसका चुनाव पे असर क्या होगा, मुझे लगता है थोड़ा देर हो गई। टाइमिंग पर सवाल तो हम उठा ही रहे हैं, देर हो गई है। और कई बार ऐसा भी होता है कि इस तरह के हमले कई बार सहानुभूति भी पैदा करते हैं। तो ये एक जोखिम था जो ऐसे समय में इसको मुद्दा बनाने की कोशिश की है। भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं ने मुद्दा बनाने की कोशिश की है, प्रधानमंत्री ने, राष्ट्रीय अध्यक्ष ने उसको मुद्दा बनाने की कोशिश की है। उस तरह का कांग्रेस ने उस तरह का हमलावर जवाब भी दिया है। ये छत्तीसगढ़ की बात भी करें और मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें, मध्य प्रदेश में भी एक वीडियो बहुत बड़े पैमाने पर चर्चित है और इसको बीजेपी की अंदरूनी राजनीति से भी जोड़ के देखा जा रहा है। तो ऐसे समय में चुनाव पहले इस तरह के नहीं होते, ऐसी चीजें नहीं होती। तो राजनेताओं को भी एक चिंतन करना पड़ेगा, उन्हें सोचना पड़ेगा, नहीं तो वो जिस स्तर पर बदनाम हो जाएंगे या जिस स्तर पर राजनीति से लोगों का मोह भंग होगा, ठीक है, वो लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं। ठीक बात। आलोक जी, अंतिम टिप्पणी छोटी सी, अनम्यूट कर लीजिए आलोक जी। भारतीय जनता पार्टी ने बहुत सोच समझ करके इतना लेट आरोप लगाया है। उसकी वजह बिल्कुल साफ है कि अगर वो थोड़ा पहले लगा देते, 4-5 दिन पहले, तो कांग्रेस को पलटवार करने की और ज्यादा समय मिल जाता। वो अपना बखान करने लगते हैं कि 1 और 1.5 घंटे का है। तो भारतीय जनता पार्टी की बहुत ही अच्छी रणनीति है। अब देखना यह है कि उसने विपक्ष को मौका तो नहीं दिया है। अब सवाल है कि विपक्ष कैसी बैटिंग करता है। अब मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी को समझना पड़ेगा कि अब आपको करना पड़ेगा 6 महीने, साल भर पहले। अभी आखिरी 4872 घंटे में कम से कम भ्रष्टाचार के मुद्दे पर सरकारें नहीं चुनी जाती अब तक का इतिहास में, मैंने यही देखा। बहुत शुक्रिया आलोक जी, बहुत शुक्रिया आदित्य आपका, आशीष यादव, गौरीशंकर जी, राजीव मिश्रा जी, रिजवान अहमद सिद्दीकी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत आभार उन करोड़ों दर्शकों का जो के न्यूज़ को देखते हैं, हमारे इस खास कार्यक्रम मंथन को देखते हैं। बहुत पते की बात आलोक जी ने कही कि एक तो भ्रष्टाचार का मुद्दा 24 घंटे में ये घुल मिलकर मतदाताओं तक जाता नहीं है और राजनीति की जड़ों में इतनी जल्दी वो पहुंच नहीं पाता है। शायद बीजेपी ने देर की, लेकिन ये मुद्दा बड़ा ज़बरदस्त है। बीजेपी के अगर आरोपों को माने तो बिल्कुल पूरी तरीके से एक ऐसा बैटिंग चल रही थी कि कुछ कहने को नहीं। और दोनों पक्ष एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं कि तेरा नेता शामिल है, मेरा नेता शामिल है। इसी तरीके से मध्य प्रदेश की बात है, वहाँ केंद्रीय मंत्री को शायद उनके विरोधियों ने ही घेर दिया है। लेकिन राजनीति का जो ये काला पहलू है, ये एक तरीके से सामने तो आया और आता भी रहता है, क्योंकि और लोग कहते हैं ना, राजनीति बिना पैसों के नहीं होती। तो अब वो दिन गए जब लोग घूम फिर कर पैदल साइकिलों से चुनाव जीत जाया करते हैं। कुल मिलाकर राजनीति में भी जो पैसा लग रहा है, दोनों दल, सारे दल एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं कि ये भ्रष्टाचार का पैसा है। जनता तय करे और इसके लिए कोई ना कोई परमानेंट समाधान तो हम सबको निकालना ही पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।